नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। कृषि में उत्पादन बढ़ने के साथ साथ जरूरी है कि उत्पादकता बढ़े और साथ में गुणवत्ता युक्त उत्पादन भी हो। कृषि के सतत विकास के लिए जरूरी है कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित बना रहे। इन्हीं सब पर हम आपको नई नई जानकारी देते हैं अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से। और आज हम बात करेंगे गैंगटॉक में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन की, जिसे भविष्य में कृषि के विकास के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं हम आपको बताएंगे कि कैसे सिक्किम राज्य देश का पहला जैविक खेती करने वाला राज्य बना। और भी अन्य खबरें होंगी, पर पहले देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार, मैं हूं स्निग्धा रितेश। खेती किसानी, कृषि विज्ञान और सरकारी योजनाओं से जुड़े समाचारों के इस भाग खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के प्रमुख समाचारों से। सतत कृषि एवं किसान कल्याण विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन, पूर्वी राज्य सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में होगा आयोजन। 17 से 19 जनवरी को कई समूह करेंगे विभिन्न विषयों पर चर्चा। कृषि मंत्री समेत देश के विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्री भी हिस्सा लेंगे। 5000 टन अरहर के दालों का आयात करेगी केंद्र सरकार। और मटर की फसल में रोग प्रबंधन में नए शोध। अब समाचार विस्तार से। सतत कृषि एवं किसान कल्याण विषय पर पूर्वी राज्य सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में 17 से 19 जनवरी तक एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। 2 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में कृषि से संबंधित विषयों पर अलग अलग समूहों द्वारा चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन के समापन सत्र में मुख्य अतिथि होंगे। सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री सिक्किम सरकार द्वारा 19 जनवरी को आयोजित जैविक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। कृषि का विकास हो, लेकिन किसान समृद्ध हो और उसके वेलफेयर हो, इस दृष्टि से हमारी सरकार ने प्रारंभ किया और इसीलिए 2 दिन सतत कृषि और किसान कल्याण विषय पर गैंगटॉक के अंदर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित किया गया है। सम्मेलन के पहले दिन 5 समूह होंगे जो जैविक खेती के माध्यम से स्थिरता और मिट्टी का स्वास्थ्य, पर्यावरण, राष्ट्रीय कृषि बाजार, APMC, कृषि बीमा, कृषि कर्ज प्रवाह, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मनरेगा और कृषि में निवेश बढ़ाना आदि विषयों पर चर्चा करेंगे। हमने पहले दिन 5 ग्रुप बनाकर 5 टेक्निकल सेशंस रखे हैं। ये जो पहला ग्रुप होगा और उसमें विषय भी रखे हैं। पहला जो हमारा ग्रुप होगा जैविक खेती के माध्यम से स्थिरता और सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, और इसके अंदर हमारे कुछ राज्य होंगे जो कुछ राज्य जो इसमें अच्छा कर रहा है और कुछ राज्य जो इसकी चिंता नहीं कर रहा है। तो ऐसे सिक्किम, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, गोवा, केरल, अंडमान और निकोबार, दादरा नगर हवेली का एक ग्रुप बनाकर टेक्निकल सत्र उनका आयोजन होगा और इसके अंदर पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हमारी कृषि उत्पादकता में कमी नहीं आए, भविष्य में सतत कृषि का जो हमारा लक्ष्य है इस पर सॉइल हेल्थ कार्ड पर और जैविक उच्च पैदावार के जैविक बीज और रोपण सामग्री भी मुहैया कराया जाए। तो ये सारे विषय होंगे। जो पहला जो ग्रुप होगा उसके अंदर ये चर्चा होगी। फिर दूसरा ग्रुप होगा जिसमें राष्ट्रीय कृषि बाजार और APMC में सुधार। तो कुछ राज्य है जो इसमें बहुत आगे गया है और कुछ ऐसे राज्य हैं जो राज्य इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, तो उनका एक ग्रुप होगा। और फिर तीसरा जो होगा समूह, उसमें कृषि के लिए बीमा और ऋण प्रवाह, जो फसल ऋण हम देते हैं, कृषि ऋण, उस पर चर्चा करेंगे। और इसके बाद जो हमारा चौथा समूह होगा वो होगा प्रधानमंत्री सिंचाई योजना से रिलेटेड, और उस पर सिंचाई योजना के विषय में सबके ध्यान में है कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना जो शुरू की गई है, इसमें राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, स्टेट डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी बनाने का और 3 मंत्रालयों से काम राशि राज्यों को जा रही है। 5वां जो हमारा समूह होगा उसमें कृषि में निवेश बढ़ाना और लैंड लीज पॉलिसी भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिनका राज्यों से भी संबंध है।
कि कई राज्यों में या अधिकतर राज्यों में ऐसी पॉलिसी है कि कोई खेत भले उसका बेकार पड़ा रह जाए लेकिन वो दूसरे को नहीं दे पाता है, जो बटेदारी नियम कानून इस प्रकार के हैं, तो इस पर भी कई राज्यों ने इसमें पहल की है। वहीं सम्मेलन के दूसरे दिन पहले, दूसरे और तीसरे समूह को मिलाकर एक समूह और इसी तरह चौथे और पांचवें समूह को मिलाकर दूसरा समूह बनेगा। इस तरह इन समूहों की चर्चाओं के बाद उनके सुझावों और सिफारिशों की एक प्रस्तुति प्रधानमंत्री को दी जाएगी। इस सम्मेलन का आयोजन कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग और सिक्किम सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इस सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री के अलावा देश के राज्यों के कृषि मंत्री और देश के कृषि जगत से जुड़े लोग भी हिस्सा लेंगे। दूसरे दिन जो ये 5 ग्रुप हैं, इसमें से पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ग्रुप का एक जगह इकट्ठा और चौथे पांचवें ग्रुप का एक जगह इकट्ठा जो टेक्निकल समूह बैठेगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा जो समूह बैठेगा उसके विषय होंगे जैविक कृषि, सॉइल हेल्थ, राष्ट्रीय कृषि बाजार, बीमा और ऋण प्रवाह। दूसरा जो ग्रुप बैठेगा पांचवा और चौथे और पांचवें समूह का, उसका विषय होगा प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, मनरेगा, वाटर शेड के कंजर्वेशन, कृषि और भूमि पट्टे पर देने में निवेश बढ़ाना। तो इस प्रकार से ये हम करेंगे फर्स्ट हाफ तक। और सेकंड हाफ में जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो उसमें जो 5 ग्रुप ने विभिन्न सत्रों में और दूसरे दिन के अंदर बैठकर जो निर्णय किए होंगे, सिफारिशें होगी, उसका प्रेजेंटेशन हम माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने रखेंगे। दलहन के दामों पर लगे नियंत्रण से उत्साहित केंद्र सरकार दामों को काबू में रखने के लिए 5000 टन अरहर की दालों का आयात करेगी। व्यापारियों के गोदामों पर छापे के बाद जब्त दालों को बाजार में उतारे जाने से दालों के दामों पर लगे नियंत्रण से केंद्र सरकार ने राहत की सांस ली है। दालों के दामों में बढ़ोतरी न होने पाए और अरहर की दालों के दाम नियंत्रण में रहें, इसके लिए केंद्र सरकार ने 5000 टन अरहर की दालों के आयात करने का फैसला किया है। खाद्य मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार केंद्र सरकार ने अगले माह से दाल की घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए 5000 टन अरहर की दाल को आयात करने का फैसला किया है। सरकारी उपक्रम MMTC ने 5000 टन अरहर की दाल आपूर्ति के लिए बोली आमंत्रित की है और मूल्य बोली के आधार पर आयात खेप को बढ़ाया जा सकता है। अधिकारी के अनुसार उत्पादन संबंधी चिंताओं और दालों की ऊंची कीमतों के बीच सरकार के इस फैसले से दालों के दामों को काबू में रखा जा सकता है। खेती में उत्पादकता बढ़े और कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए समय समय पर शोध होते रहे हैं। इसी कड़ी में आज जानते हैं मटर की फसल में रोग प्रबंधन के बारे में। दरअसल भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर के वैज्ञानिकों ने इससे संबंधित नए उपाय विकसित किए हैं। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। हर साल मटर की फसल की काफी मात्रा बीज, पौध, जड़ की गलन तथा उकठा जैसे रोग, चूर्णिल, आसिता, रतुआ, झुलसा तथा पर्ण धब्बे, फफूंदी जनित बीमारियों की भेंट चढ़ जाती हैं। इससे बचाव के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर के वैज्ञानिकों ने कारगर विधियां विकसित की हैं। इन विकसित उपायों में सबसे जरूरी यह है कि बुआई के लिए रोगरोधी किस्मों का चुनाव किया जाए। संक्रमित खेत में मटर की अगेती बुआई न की जाए। बुआई से पहले बीजों को थीरम या कार्बेंडाजिम से उपचारित करना चाहिए। रोग संक्रमण अधिक होने पर 0.2% मैनकोजिब को 400 से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। मटर की फसल को तना मक्खी, माहू, मटर का अधफंदा तथा कटीला फली भेदक आदि कीट नुकसान पहुंचाते हैं। तना मक्खी, पतसुरंगा या माहू का प्रकोप होने पर 2% फोरेट से बीज को उपचारित करें अथवा 1 किलोग्राम फोरेट प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की मिट्टी में बुआई से पहले मिलाना उचित होता है। बुआई से पहले दवा न मिलाने की स्थिति में जब फलियां निकल रही हों, उस अवस्था में फसल पर 0.04% मोनोक्रोटोफास, 0.07% इंडोसल्फान, 0.03% डाइमेथोएट अथवा 0.05% मैलाथियन में से कोई एक दवा 400 से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। इसके साथ ही अच्छी पैदावार लेने के लिए 30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन,
40 से 60 किलोग्राम फास्फोरस, 20 से 40 किलोग्राम पोटाश तथा 20 से 25 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से विकसित उपायों को अपनाकर किसान भाई मटर की खेती से अधिक लाभ कमा सकते हैं। खेती किसानी में मौसम का महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी होने की संभावना है। उत्तर पूर्व के राज्यों सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश भागों में कोहरा छाए रहने की उम्मीद है। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ भागों सहित दक्षिण क्षेत्रों में भी बादल छाए रहने का अनुमान है। हरियाणा, पंजाब के अधिकांश भागों में मौसम साफ रहेगा, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में बादल छाए रहेंगे। खेती से संबंधित समाचारों का आज का सिलसिला यहीं खत्म होता है, लेकिन हमारे अगले भाग में देखिए क्यों आयोजित हो रहा है गंगटॉक राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन और सिक्किम राज्य से इसके संबंध के बारे में। नमस्कार। ये तो था कृषि समाचार। आगे देखिए जैविक खेती के बारे में, पर पहले एक ब्रेक। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कृषि में गुणवत्ता युक्त उत्पादन हो, उत्पादकता बढ़े और मिट्टी का भी स्वास्थ्य बना रहे, इसके लिए कई विकल्प हैं, लेकिन इन सब में जैविक खेती सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। 17 से 18 जनवरी 2016 को सिक्किम के गंगटोक में आयोजित हो रहे 2 दिवसीय सम्मेलन को कृषि क्षेत्र के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वर्ष 2025 तक देश के हर घर में खाद्यान्न पहुंचाना सरकार के लिए एक चुनौती है। जल की बढ़ती मांग पर घटते हुए जल स्रोत, कम होती भूमि की गुणवत्ता और जलवायु परिवर्तन के साथ साथ मौसम की विविधता आदि समस्या पर भी सरकार को ध्यान देना पड़ रहा है। ये समस्याएं कृषि क्षेत्र के विकास में रुकावट है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने सतत कृषि एवं किसान कल्याण विषय पर
राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया है। इस सम्मेलन का आयोजन देश की राजधानी से हजारों किलोमीटर दूर सिक्किम की राजधानी गंगटोक ही क्यों चुना? देश का यह छोटा राज्य सिक्किम अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। हिमालय की गोद में बसे सिक्किम को प्रकृति ने अनोखी प्राकृतिक सुंदरता प्रदान की है, जहां एक ओर कंचनजंगा की ऊंची ऊंची चोटियां और दूसरी ओर सिक्किम जैसा आकर्षक राज्य पर्यटकों का मन मुग्ध करता है। लेकिन कुछ सालों से सिक्किम ने खेती के द्वारा भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। दरअसल सिक्किम देश का पहला राज्य है जहां सबसे ज्यादा जैविक खादों के माध्यम से खेती होती है। सिक्किम सरकार ने 2015 तक राज्य को पूर्ण रूप से कृषि को जैविक तकनीक से पूरा करने का लक्ष्य रखा था। आखिर सिक्किम को जैविक खेती को क्यों प्राथमिकता देनी पड़ी, जबकि दुनिया में खेती के अच्छे उत्पादन के लिए लोग सामान्यतः रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि सिक्किम शुरू से ही जैविक खेती करता आ रहा हो। वहाँ भी अन्य क्षेत्रों की तरह रासायनिक उर्वरकों से खेती होती थी, लेकिन इन उर्वरकों के इस्तेमाल से कृषि में होने वाली उपज घटने लगी थी और सिक्किम जैसे सीमित सिंचित भूभाग में तो जमीन की गुणवत्ता कम हो जाने का मतलब था कृषि पर निर्भर लोगों का बेरोजगार हो जाना, खासकर छोटे और सीमांत किसान का। लेकिन आज सिक्किम ने इन खतरनाक उर्वरकों के इस्तेमाल को छोड़ा है और जैविक तकनीक को अपनाया है, जिसके माध्यम से राज्य के किसान उच्च उत्पादन कर रहे हैं। आज सिक्किम में रासायनिक खादों के इस्तेमाल पर रोक है, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। इसके लिए सरकार ने कई तरह के प्रयोग किए। सरकार ने गांव-गांव में जैविक खेती के फायदों की जानकारी पहुंचाई। इसके लिए सरकार ने प्रशिक्षण केंद्र भी खोले, जिनके माध्यम से भी लोगों को जानकारी दी गई। यही नहीं, सरकार ने निजी क्षेत्र के लोगों को भी अपने लक्ष्य में शामिल किया था। शुरू में लोगों को इस बारे में समझाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने जैविक खेती को अपनाना शुरू किया। आज सिक्किम को ऑर्गेनिक सिक्किम कहा जाता है। फसलों के अलावा यहाँ के लोगों ने सब्जी, फल और फूलों की खेती करके अपनी आमदनी बढ़ाई है। सब्जी और फलों की मांग में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी जा रही है। आज सिक्किम दूसरे राज्यों के लिए एक मिसाल बना है और उसने दूसरे राज्यों को भी जैविक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया है। वर्ष 2003 में शुरू किए गए इस सफर को अब 12 वर्ष हो चुके हैं। सिक्किम राज्य को अपने इस अनोखे प्रयास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोकसभा में तारीफ भी मिल चुकी है। सिक्किम में छोटा सा राज्य है, बहुत कम आबादी है, लेकिन उस छोटे से राज्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। बहुत ही निकट भविष्य में सिक्किम प्रदेश हिंदुस्तान के लिए गौरव देने वाला ऑर्गेनिक स्टेट बनने जा रहा है। वहां के हर उत्पादन ऑर्गेनिक होने वाला है। आज पूरे विश्व में ऑर्गेनिक खेत उत्पादन की बहुत बड़ी मांग है। होलिस्टिक हेल्थ केयर की चिंता करने वाला एक पूरा वर्ग है दुनिया में, जो मांगो उतना दाम दे करके ऑर्गेनिक चीजें खरीदने के लिए कतार में खड़ा है। ये ग्लोबल मार्केट को कैप्चर करने के लिए सिक्किम के किसानों ने जो मेहनत की है, उसको जोड़ करके अगर हम इस योजना को आगे बढ़ाएं तो दूर सुदूर हिमालय की गोद में बैठा हुआ सिक्किम प्रदेश कितनी बड़ी ताकत के साथ उभर सकता है। खेती की अच्छी उपज के अलावा यहाँ के किसानों के स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है। आज सिक्किम में फसलों पर अंग्रेजी दवाओं की जगह प्राकृतिक दवाओं का उपयोग हो रहा है। इसके लिए सरकार ने पशुपालन को बढ़ावा दिया है, जिनके मल मूत्र से इन प्राकृतिक दवाओं को बनाया जाता है। जैविक खेती के इस्तेमाल से सिक्किम के लोगों के आर्थिक हालात और जीवन में काफी सुधार आया है। प्रधानमंत्री गंगटोक में आयोजित सतत कृषि विकास और किसान कल्याण पर राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेने के साथ साथ वो सिक्किम सरकार द्वारा आयोजित जैविक उत्पाद प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। ये राज्य
सरकार के साथ साथ वहां के स्थानीय लोगों को एक उपहार होगा जो प्रधानमंत्री इन्हें उद्घाटन के स्वरूप में देंगे। आखिर क्या है जैविक खेती के फायदे? जैविक खादें जैविक कीट और खरपतवार नियंत्रक रासायनिक उर्वरकों की तुलना में 25 से 30% कम खर्च में तैयार किया जाता है। जैविक कृषि उत्पादों को ग्रामीण स्तर पर ही स्थानीय संसाधनों का प्रयोग कर आसानी से बनाया जा सकता है। विषहीन, प्रदूषण मूलक, प्राकृतिक संसाधनों से तैयार की गई खादें आसानी से अपनाई जा सकती हैं। जैविक खादों से उत्पादित पदार्थों की गुणवत्ता, पौष्टिकता एवं प्रति उन्नत उत्पादन क्षमता में इजाफा होता है। जैविक खादों के संतुलित प्रयोग से मृदा की भौतिक, रासायनिक व जैविक संरचना में गुणोत्तर उन्नति होती है। जैविक खादों से कृषि का समुचित विकास होता है। जैविक तकनीक व स्थानीय कृषि तकनीक से मृदा में जल धारण क्षमता, पीएच मान, जीवाश्म के अनुपात में उन्नति होती है। जैविक खादों से कम लागत व गुणोत्तर उत्पादन से सकल आय में बढ़ोतरी होती है। जैविक कृषि उत्पादों से बिक्री व निर्यात में प्रोत्साहन तो मिलता ही है, कृषि उत्पादों पर बाजार में 30 से 40% अधिक मूल्य भी मिलता है। जैविक खादों के निरंतर प्रयोग से रासायनिक खेती-बाड़ी की तुलना में खरपतवार व कीड़ों के प्रकोप में कमी आती है। सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना शुरू की है, जिससे मृदा स्वास्थ्य में सुधार हो व बेहतर गुणवत्ता की फसल प्राप्त की जा सके। खेतों में रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति के साथ साथ उत्पादन क्षमता भी प्रभावित होती है। यही नहीं, यह मानव शरीर पर भी कई तरह के रोगों को दावत देती है। साथ ही ये पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। जबकि जैविक खाद से शरीर स्वस्थ रहता है। सरकार ने अपनी इस महत्वाकांक्षी परंपरागत कृषि विकास योजना का लक्ष्य जैविक खेती को बढ़ावा देने का रखा है, ताकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जा सके, जिससे अच्छा उत्पादन प्राप्त हो और देश के किसानों को व्यापक फायदा पहुंचे। सरकार का नारा है, स्वस्थ धरा तो खेत हरा। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-DD और देखिए कृषि दर्शन अब यूट्यूब पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-DD। भेजें हमें मेल
krishidarshan.dd@gmail.com पर। तो आपने देखा सिक्किम इन 12 सालों में कैसे जैविक खेती करने वाला देश का पहला राज्य बना, और आपने जैविक खेती के उपयोग करने के बाद सिक्किम के किसानों को खेती में होने वाले फायदे भी देखे। अगर आप भी जैविक खेती अपनाना चाहते हैं तो इसके बारे में आप अपने निकट के जिला कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज कृषि दर्शन कार्यक्रम में इतना ही। कृषि से जुड़ी नई नई जानकारी के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। मुझे दीजिए इजाजत।